हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्मॉल डीड्स डन आर बेटर दैन ग्रेट डीड्स प्लान। यानी कि कई बार होता है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करके रखते हैं बट उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो उससे लाख गुना बेहतर है कि हम छोटे छोटे एक्शंस लें कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए। चाहे वो हो सकता है कि मैंने आईएएस का सपना नहीं देखा, पॉसिबिलिटी है कि मैंने आईएएस की प्लानिंग नहीं करी, लेकिन मैंने अपने, अगर सपोज करो मैंने एससीएससी का टारगेट बनाया है तो मैंने उसके लिए हर दिन प्रयास किया, हर दिन मेहनत करी। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं एक एसएससी क्वालिफाई करके, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके, एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई करके, आर्मी का एनडीए का एग्जाम कुछ भी क्वालिफाई करके एटलीस्ट उस मुकाम तक तो पहुंचूंगी। ठीक है, वो भी एक ऑफिसर लेवल की जॉब्स होती हैं सारी, और मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो अलग बात है। अगर मैं बड़ी सी प्लानिंग कर लूँ कि मैं अगले साल आईएएस का एग्जाम दूंगी, यूपीएससी क्वालिफाई करूंगी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रही हूँ, तो अगला साल भी आ जाएगा, अगला साल भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद में ऐसे करते करते कई साल निकल जाएंगे, और फिर मैं एंड में जाके अपनी किस्मत को कोसूंगी कि मेरी किस्मत ही खराब थी, जबकि हमें पता है कि हमने एक्शन नहीं लिया। तो बेहतर है कि हर दिन आप चाहे एक कदम आगे बढ़ें, बट बढ़ें जरूर। अपने पिछले दिन से एक कदम बेहतर भी हर दिन का ना आपको बहुत ज्यादा आगे पहुंचा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Few would have thought that Prime Minister Narendra Modi's visit to Lakshadweep, only the second such visit by an Indian PM टू द लॉन्ग नेग्लेक्टेड आइलैंड्स, बोल रहे हैं कि कुछ ही लोगों ने ये अंदाजा लगाया होगा या सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लक्षद्वीप आइलैंड की जो विजिट थी, जो कि दूसरी ऐसी विजिट थी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस लंबे समय से नेग्लेक्टेड मतलब नजरअंदाज किए गए आइलैंड समूह के लिए, वुड किक अप अ सुनामी ऑफ कंट्रोवर्सी। ये क्या करेगा, शुरुआत कर देगा। किक अप मतलब शुरुआत कर देना किस चीज की, एक सुनामी मतलब तूफान खड़ा कर दिया इसने कंट्रोवर्सीज का। ठीक है, एनगल्फिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, जिसकी भेंट क्या चढ़ गया, एनगल्फिंग मतलब निगलना, तो जो क्या निगल गया, हिंदुस्तान और मालदीव्स के जो रिश्ते थे उनको निगल गया। ऑलरेडी अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेन, जो कि पहले से ही काफी तनाव झेल रहे थे। क्यों झेल रहे थे तनाव, क्योंकि जो नवनिर्वाचित वहां की सरकार है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री वहां पे बने हैं जिनका बेसिक एजेंडा ही हिंदुस्तान को बाहर निकालना और हिंदुस्तान से दूरी बनाना था, और इसी एजेंडा के ऊपर उनको बहुत भारी बहुमत से वोटिंग हुई है और बहुत भारी बहुमत से वो जीत कर आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि वहां की जो आम जनता है वो इंडिया से इतना खुश नहीं है और इंडिया का साथ नहीं चाहते। While both sides have reasons to manage the fallout from the entirely avoidable episode, बोल रहे हैं हालांकि दोनों ही पक्षों के पास में कुछ ना कुछ रीजन है कि इस दुष्परिणाम से वो को मैनेज करे, कि पूरी तरह एक अवॉइडेबल सिचुएशन हो सकती थी, यहाँ पे ऐसी घटना हो सकती थी जिससे बचा जा सके। इट हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ हाइपर नेशनलिज्म फॉर टू साउथ एशियन नेबर्स। लेकिन ये क्या करता है, ये रेखांकित करता है हाइपर नेशनलिज्म, अत्यधिक राष्ट्रवाद का जो एक नजरिया है, ओपिनियन है दोनों साउथ एशियन पड़ोसियों के बीच में, विद मच एट स्टैक इन वाइड रेंजिंग कॉरपोरेशन, जिसमें कि इसमें लंबे चलने वाले, लंबे विस्तार वाले कोऑपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दाव पे लगा हुआ है। It is also a reminder to the new rulers of Maldives that small nations must exercise prudence in dealing with their neighbors। और क्या बोल रहे हैं कि ये एक रिमाइंडर भी है, दोबारा से याद दिलाने की चेष्टा भी है मालदीव जैसे देश के रूलर्स के लिए, कि छोटे देशों को जो है बड़े देश, अपने जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जब भी डीलिंग करनी हो तो उसमें प्रूडेंस यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए। नीडलेस प्रोवोकेशंस कैन ट्रिगर कॉन्सिक्वेंसेस दैट कुड, बोल रहे हैं बिना वजह के प्रोवोकेशंस यानी कि उत्तेजन करना, उकसाना किसी को, इससे क्या हो सकता है, ऐसे
कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि ऐसे परिणाम देखने मिल सकते हैं इन द एंड, अंत में, हर्ट द स्मॉलर नेबर अ लॉट मोर, जो कि वो छोटे पड़ोसी को बहुत ज़्यादा परेशान में डाल सकता है. वाइल दिल्लीज ऑफिशियल रिएक्शन हैज़ बीन टफ एंड करेक्ट इन कम्युनिकेटिंग इट्स आउटरीच. बोल रहे हैं हालांकि भारत सरकार का जो ऑफिशियल रिएक्शन है वो कैसा है, वो बहुत टफ है, कठोर है और करेक्ट है, सही है कि कम्युनिकेटिंग इट्स आउटरीच, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. उनने पब्लिक बयानबाजी के जरिए नहीं पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है. इंडियाज थिन स्किन्ड सोशल मीडिया वॉरियर्स हैव मेड अ बैड सिचुएशन वर्स. लेकिन दूसरी चीज क्या हुई है कि हिंदुस्तान के जो बड़े संवेदनशील, अति उत्साही जो सोशल मीडिया के लोग हैं ना, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, सोचते हैं कि हमारी हर बात, हर चीज के ऊपर टिप्पणी करना बहुत सही है और हमने अगर कुछ नहीं बोला तो भाई हमारा देश पीछे रह जाएगा. तो वो जो लोग हैं, सोशल मीडिया योद्धा जो है, उन्होंने क्या है, ऑलरेडी खराब होती सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया है. The managers of these warriors must know that you can't bully your neighbors into submission. बोल रहे हैं इन वॉरियर्स के जो मैनेजर्स हैं उनको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने पड़ोसी को कभी भी झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बुली नहीं कर सकते. दे मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट हाइपर नेशनलिस्ट डू मोर हार्म टू इंडिया दैन टू द टारगेट ऑफ द डे. बोल रहे हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अति संवेदनशील, अति वाला जो देश प्रेम है, राष्ट्रवाद है ना, ये क्या करेगा, हिंदुस्तान को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बजाय कि आज के दिन में जो उनका टारगेट है, जैसे कि करंट सिचुएशन में मालदीव्स उनका टारगेट है, तो मालदीव्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना हिंदुस्तान को पहुंचेगा. अबव ऑल they constrain the freedom of action for Indian diplomacy and alienate many of Delhi's friends and partners in the neighborhood. बोल रहे हैं सबसे ऊपर की बात, सबसे उच्च स्तर की बात ये है कि ये क्या करते हैं, ये जो आज़ादी है इंडियन डिप्लोमेसी की, कि वो आज़ादी से काम कर सकें, उसको रोक लगाते हैं, उसको कंस्ट्रेन करते हैं, बाध्य करते हैं. और हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी जो पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, उनको हिंदुस्तान से दूर करते हैं, एलियनेट करते हैं, यानी कि अलग करते हैं. There is no question that the blame for this controversy lies at the door of Maldives. पूरे इस बात में तो कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी दोहराए नहीं है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो दरवाज़ा है वो बेसिकली मालदीव्स की तरफ से खोला गया है. It began when 3 brash deputy ministers used offensive language against the PM Modi's post on a social media platform. बोल रहे हैं कि ये कब शुरुआत हुई, जब 3 वहाँ के डिप्टी मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र भाषा का प्रयोग करा. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पोस्ट थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनका जो रीसेंट ट्रिप था लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए पिछले हफ्ते, उसके ऊपर. Celebrating the natural beauty of the islands and its potential attractions for the Indian tourist. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली बेसिकली वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे. ठीक है, तो वो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी का एंजॉय कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके साथ ही पोटेंशियल अट्रैक्शन बना रहे थे इंडियन टूरिस्ट के लिए. तब कुछ दुष्ट डिप्टी मिनिस्टर्स ने वहाँ के मालदीव्स के पीएम मोदी की उस सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां करी. एज 2 former presidents Ibrahim Solih and Mohammad Nasheed strongly condemned the minister's remark. बोल रहे हैं जैसा कि वहाँ के 2 पुराने प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं, इब्राहिम सोलिह और मोहम्मद नाशीद, इन दोनों ने बड़े ही कठोर शब्दों में निंदा करी इन तीनों मंत्रियों के रिमार्क्स पे. द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, जो अभी के करंट जो पदस्थ इस वक्त पदस्थापित जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुर्जू, मूव्ड क्विकली टू सस्पेंड द 3 डिप्टी मिनिस्टर्स. उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए आनन फानन में तीनों मिनिस्टर्स को निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया. बट मेक नो मिस्टेक, लेकिन हमें कोई भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए. The sentiment in the tweets represents real hostility against India. कि उन ट्वीट्स के अंदर जो भावनाएं थी वो असल में दिखाती थी अनफ्रेंडलीनेस इंडिया के अगेंस्ट में. ठीक है, कि अब मालदीव से हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, ये दर्शाती थी.
having come to power on an anti-India platform in the elections. अब मैंने आपको बताया कि ये सत्ता में आए ही इंडिया के विरोध में इलेक्शन कैंपेन कर हैं लास्ट ईयर. द न्यू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स हैज वेस्टेड नो टाइम इन आस्किंग इंडियन मिलिट्री पर्सनल टू लीव द कंट्री. और जैसे ही वो उस पद स्थापित हुए, काबिज हुए, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली इंडियन मिलिट्री पर्सनल को बोला कि भाई हमारे देश से निकलो. उसके बाद में इंडियन नेवी के साथ में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एक अग्रीमेंट था जो कि 10 सालों के अंदर होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया. एंड एंडिंग द अग्रीमेंट विद द इंडियन नेवी फॉर अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ इट्स वाटर्स, कि वहाँ के समुद्री तट का जो इन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना था उसका जो इंडियन नेवी के साथ में अग्रीमेंट था उसको भी रद्द कर दिया गया. म्यूजू हैड ostentiously chosen to travel to Turkey on his first official visit late last year. तो पिछले साल उन्होंने बड़े ही दिखावटी ढंग से टर्की की अपनी ऑफिशियल पहली यात्रा जो करी पिछले साल लास्ट ईयर अंत में, वो पहली यात्रा उन्होंने टर्की की करी. इज नाउ ऑन अ स्टेट विजिट टू चाइना, और अभी चाइना के स्टेट विजिट पे गए हैं. एंड अपीयर्स कॉन्फिडेंट दैट ही कैन डिमिनिश इंडिया सेलियंस इन द आइलैंड रिपब्लिक. और वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि हिंदुस्तान की इस जो आइलैंड समूह में प्रभुता है उसको ये डिमिनिश कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं. बट if the episode underlines a bristling ultra-nationalism in Maldives, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा जो भी हादसा घटना हुई है ये अंडरलाइन करती है, यानी कि जोर देती है किसके ऊपर, जो ब्रिस्लिंग यानी कि चिड़चिड़ा अल्ट्रा नेशनलिज्म है, ठीक है, अति राष्ट्रवाद है मालदीव्स में, उसकी तरफ जोर देती है. द सोशल मीडिया रिस्पॉन्स इन इंडिया हैज ऑल्सो बीन ओवर द टॉप. तो हिंदुस्तान की तरफ से भी, मतलब हिंदुस्तान की ऑफिशियली नहीं बट हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो भी वैसा ही कुछ है, ठीक है. उसमें भी वही कहते हैं ना कि हम में और उनमें फर्क क्या रह गया. तो उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया तो हिंदुस्तान के जो सोशल मीडिया के जानकार बने बैठे हैं उन्होंने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है. द ट्रेंडिंग हैशटैग बायकॉट मालदीव्स इज सेल्फ डिफीटिंग. बोल रहे हैं कि जो हमारा ये हैशटैग चल रहा है इस वक्त इंटरनेट पे बायकॉट मालदीव्स का, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला है, सेल्फ डिफीटिंग है. चाइना की जैसे हमने अपना ही गोल मार दिया हो. चाइना इज वेल पोजिशन टू स्टेप इन, क्योंकि अगर हम बायकॉट करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं है, पर मालदीव्स के वहां पे चाइना अपना हाथ बना लेगा और वहां पे अपनी पकड़ बना लेगा. There are various other sources of tourist inflow into Maldives. तो सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं जाते मालदीव्स में लोग घूमने, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिस्ट बन के घूमने, तो उनको कमी नहीं है. इंक्लूडिंग यूरोप एंड रशिया, यूरोप और रशिया तक से लोग जाते हैं. द सोशल मीडिया क्लेम दैट लक्षद्वीप इज एन ऑल्टरनेटिव टू मालदीव्स इज डिल्यूजनल. सोशल मीडिया में जो क्लेम किया जा रहा है कि लक्षद्वीप जो है मालदीव से बेहतर है और हम लोग जो है अपने टूरिज्म के लिए हम लक्षद्वीप पे जाएंगे, तो ये काफी भ्रमित करने वाला है. ये तथ्य नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है. इंडिया इज फार फ्रॉम डेवलपिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप एंड कनेक्टिविटी टू द आइलैंड्स. बोल रहे हैं हिंदुस्तान में अभी तक तो बहुत दूर है कि लक्षद्वीप में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, और इस आइलैंड की कनेक्टिविटी भी, आपको पता पूरे आइलैंड समूह में एक एयरपोर्ट है, ठीक है, और ये आइलैंड समूह शायद 100 कितने आइलैंड्स का समूह है और इसमें एक एयरपोर्ट है. तो कैसे यहाँ की कनेक्टिविटी, आप सोचो हिंदुस्तान के साथ में कैसी कनेक्टिविटी, और आपस में इन आइलैंड समूह की कनेक्टिविटी कैसी है. PM Modi's visit to the islands was an important first step that requires sustained follow-up action. पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस आइलैंड समूह पे यात्रा थी वो बहुत इम्पोर्टेंट पहला स्टेप थी, पहला कदम थी, जिसके बाद में हमें लगातार सस्टेन्ड, इसके बाद में निरंतर होने वाले एक्शन चाहिए थे. बायकॉटिंग मालदीव्स इन एनी फॉर्म विल ओनली रिड्यूस इंडियाज लेवरेज इन द आइलैंड्स. बोल रहे हैं अगर हम बायकॉट करने के हैशटैग्स चलाएंगे मालदीव्स को तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान का जो प्रभाव यहाँ पे बना था उसको कम करने की कोशिश है और कुछ नहीं.
Delhi should instead double down on a firm but patient engagement with Maldives. बोल रहे हैं दिल्ली को यानी कि भारत सरकार को इसके बजाय क्या करना चाहिए कि डबल डाउन यानी कि दोगुना जोर देना चाहिए कि हम कड़ा तो एक रुख इख्तियार कर रहे हैं बट पेशेंट भी हैं, उनकी बात समझने के लिए पेशेंट भी हैं मालदीव्स के साथ में. दैट विल रैली फ्रेंडली फोर्सेस इन द कंट्री, जिसके तहत क्या होगा, एक एकजुटता आएगी फ्रेंडली फोर्सेस की इस देश के अंदर में. and remind the ruling party of the dangers of pushing too hard against India. और इस वक्त की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको याद दिलाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. बट इसके लिए हमें पेशेंटली, ये नहीं कि जोर दो कि नहीं तुम ऐसे मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, हमें उनको धमकाना नहीं है, हमें उनसे प्यार से समझ के सूझबूझ के साथ में यहाँ पे चाहिए काम डिप्लोमेसी का, और वो भी हाई लेवल की डिप्लोमेसी का. ठीक है, कोई भी यहाँ पे ईगो में आके हमें काम नहीं करना है और ऐसा उनको एहसास दिलाना है कि हम आपके अच्छे दोस्त हैं, अगर आप हमसे दूर जाते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं तो आपके लिए भी नुकसानदायक होगा, हमारे लिए तो होगा ही बट आपके लिए भी होगा. तो यही चीज़ का उनको एहसास कराना है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इन द गिवन पैसेज. तो सेकंड पैराग्राफ की टोन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. उसमें क्या बताया गया सेकंड पैराग्राफ में, याद करो कि हिंदुस्तान और मालदीव्स के रिश्ते कैसे थे, उसका क्या सिचुएशन था और सोशल मीडिया ने किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव डाला है, सरकार कौन सी आई है, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ने, प्रेसिडेंट्स ने क्या बोला, जो नई कैंपेन सरकार ने किया है वो बेसिकली पूरा का पूरा हिंदुस्तान के विरोध में किया था और फिर वो जीत कर आए थे. तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो एक एनालिटिकल स्टेटमेंट, एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसमें पूरा एनालिसिस किया गया है. ठीक है, तो हॉस्टाइल नहीं है, एनालिटिकल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The natural beauty of लक्षद्वीप. तो हमने लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी की बात करी, हमने हिंदुस्तान और मालदीव्स के खराब होते रिश्तों के बारे में बात करी. ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो सभी रिश्तों के ऊपर हमने बात नहीं करी है, केवल इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते के ऊपर बात करी है, सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरीके से गलत पड़ गया है. ठीक है, तो वो बेसिकली हिंदुस्तान और मालदीव्स के रिश्ते की बात हो रही थी, उसी के अंदर सोशल मीडिया ने क्या प्रभाव डाला और ज़्यादा उसी के ऊपर बात हो गई, तो ये भी इनकरेक्ट है. द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडिया मालदीव्स रिलेशंस बिल्कुल करेक्ट है. द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर स्मॉल आइलैंड नेशंस, की छोटे आइलैंड नेशंस में टूरिज्म का क्या महत्व है, तो हमने उसके ऊपर भी चर्चा नहीं करी है. और मालदीव्स अगर एक छोटा आइलैंड समूह है और वहाँ पे टूरिज्म है, तो ऐसा नहीं है कि सभी छोटे आइलैंड समूह जो है वो टूरिज्म के ऊपर ही चलते हैं. ठीक है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What would be an appropriate title for the passage? The rising power of social media in South Asia. Incorrect है, हमने सोशल मीडिया की बढ़ती हुई ताकत के बारे में चर्चा नहीं करी है. लक्षद्वीप अ न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, एक्चुअल में ऐसा होने में समय लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में फंड्स लगेंगे, जो कि अभी बहुत दूर की बात है. सो इनकरेक्ट है. द रोल ऑफ नेशनलिज्म इन मॉडर्न पॉलिटिक्स. तो मॉडर्न पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म के जोर के ऊपर भी हमने बात नहीं करी है. हमने अति वाला जो नेशनलिज्म है ना, ओवर नेशनलिज्म, उसके बारे में चर्चा करी, वो भी इंडिया मालदीव्स रिलेशन के ऊपर. Navigating diplomatic strains, इंडिया एंड मालदीव्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जो डिप्लोमेटिक तनाव आया है उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना समझा और उसको नेविगेट करा. और ये किसके बीच में आया है डिप्लोमेटिक तनाव? इंडिया और मालदीव्स के बीच में. Based on the passage, what can be inferred about the role of social media in India-Maldives relations? यही कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी जो स्थिति खराब थी उसको और ज़्यादा खराब कर दिया है और ज़्यादा वर्स कर दिया है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सोशल मीडिया हैज़ एक्सेसरबेटेड टेंशंस एंड कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक रिलेशन. एक्सेसरबेटेड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, तो सोशल मीडिया ने टेंशंस को, तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. बिल्कुल करेक्ट है ये. सोशल मीडिया हैज़ लिटिल टू नो इम्पैक्ट, या तो थोड़ा सा या कोई प्रभाव नहीं है, तो इनकरेक्ट है ये.
सोशल मीडिया इज़ यूज प्राइमरली फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। ये भी इनकरेक्ट है कि सोशल मीडिया का प्रयोग केवल और केवल इन दोनों देशों के बीच में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था, तो करेक्ट नहीं है ना ये स्टेटमेंट। सोशल मीडिया हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो रिजॉल्व करना मतलब सुलझाना, सोशल मीडिया बहुत अहम रहा, मैं इंस्ट्रूमेंटल मतलब अहम रहा कि हिंदुस्तान और मालदीव्स के बीच में जो खराब होते रिश्ते थे, जो डिस्प्यूट था, मतभेद था, उसको सुलझा पाया वो। तो बिल्कुल गलत है, जो थोड़ा बहुत उम्मीद भी बच रही थी ना कि हाँ सॉल्व हो सकता है, उसको भी उसने और ज़्यादा ख़राब कर दिया। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि सोशल मीडिया ने और ज़्यादा स्थिति गंभीर कर दी है। What inference can be made about Maldives' foreign policy direction based on the passage? बोल रहे हैं कि क्या तथ्य निकल कर आता है मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है। तो बेसिकली जो हम समझ पा रहे हैं वो ये कि वो हिंदुस्तान की छत्रछाया से दूर होना चाहते हैं और बाकी देशों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टर्की गए उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में अभी चाइना की स्टेट विजिट पे हैं, तो वो बेसिकली हिंदुस्तान से अलग होकर दूसरे देशों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कौन हमारा और अच्छा दोस्त बन सकता है। Maldives is seeking to strengthen its ties with India, ये हिंदुस्तान के साथ में अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाह रहा है, तो इनकरेक्ट है ये। The Maldives is attempting to diversify its international relation, बिल्कुल करेक्ट है कि वो और ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि और ज़्यादा विस्तार करे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का, पॉसिबली रिड्यूसिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस, और कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान का प्रभाव कम कर सके, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। The Maldives is moving towards a more isolationist stance, कि इकलौते हम अलग थलग एक होके चलेंगे, हमें किसी और देश की सहायता की जरूरत नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। The Maldives foreign policy is primarily focused on environmental concerns, बोल रहे हैं कि मालदीव की फॉरेन पॉलिसी जो है वो environmental concerns के ऊपर निर्धारित करती है, उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, तो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। ये बोलते हैं ना आज का दिन बड़ा ही शुभ है, आज इस काम की शुरुआत कर दो, गणेश जी का नाम लेके इस काम की शुरुआत कर दो। तो शुभ का किसको बोला जाता है? ऑस्पिशियस। शुभ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑस्पिशियस। क्या स्पेलिंग है? AUSPICIOUS। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओकेजनल, ओकेजनल मतलब कभी कभार, कोई ओकेजन है तभी होने वाला। ओमनस, ओमनस का मतलब होता है कि बड़ा ही खतरनाक, अमंगल। ठीक है। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब बड़ा ही साहसी, निर्भीक। ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑस्पिशियस इज करेक्ट। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, मशीन इंसानों की सेवा करने के लिए बनाए गए थे। येट मैन हैज ग्रोन so dash on them that they are in a fair way to become his dash, बोल रहे हैं लेकिन इंसान जो है वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर हो चुका है कि अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वो इंसान का मास्टर बन गया है या इंसान उसका गुलाम बन गया है, ये ऐसा कह सकते हैं हम। ऑलरेडी मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स, बोल रहे हैं ऑलरेडी इंसान जो है, यहाँ पे मेन मतलब आदमी पुरुष वाला मेन नहीं है, जब इस तरीके से मेन लिखा जा रहा है तो उसका मतलब है इंसान, कि ऑलरेडी इंसान जो है वो इतना ज़्यादा निर्भर करता है, उनकी मशीनों की देखरेख करता है, उनके डेवलपमेंट का, उनके और सृजन होने का वेट करता रहता है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, मशीन्स जो है वो बहुत ही कठोर क्रूर बॉसेस हैं, मालिक हैं। दे मस्ट बी फेड विद कोल, उनको भूख लगने पे कोल खिलाया जाता है या फिर पेट्रोल दिया जाता है पीने के लिए। ऑयल से उनको वॉश करना पड़ता है, मशीन के पुर्जे होते हैं ना, ऑयल से क्लीन किया जाता है उनको। एंड मस्ट बी केप्ट एट एंड डैश टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना चाहिए, ज़्यादा गर्म हो जाए तो जल भी जाती हैं। फैन की वो वायरिंग टूट जाती है, कॉयल जो होती है वाइंडिंग वो टूट जाती है अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कोई फ़ोन है तो ब्लास्ट हो जाते हैं। और हम कितना ज़्यादा मशीन्स के ऊपर निर्भर करते हैं कि फ़ैन से लेके मोबाइल फ़ोन से लेके आज की डेट में तो घर में अगर 4-10 सॉकेट्स है ना, तो 10 के 10 सॉकेट्स के ऊपर कोई ना कोई डिवाइस चार्जिंग पे ज़रूर लगा हुआ होगा, है ना। किसी का मोबाइल फ़ोन, किसी के ईयरफोन्स, किसी का
पावर बैंक और लैपटॉप, हर चीज़ जो है किसी ना किसी सॉकेट में लगी हुई है चार्ज पे। तो हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं मशीन्स के ऊपर। मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट येट मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम। तो उनके ऊपर निर्भर हो गया ना। इन्फीरियर मतलब उनसे निचले तबके का। सबॉर्डिनेट मतलब उनका सहायक। और हेल्पलेस मतलब भी बड़ा ही लाचार, बेबस। सो यहाँ पे इंसान जो है उनके ऊपर निर्भर हो रहा है। डिपेंडेंट इज करेक्ट। ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज, क्या बन जाएंगे उनका, मास्टर्स। हमारे क्या बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रबंधक। हमारे क्या बन जाएंगे, मास्टर्स। यहाँ पे सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन आ रहा है ना, तो वो हमारी क्या बन जाएंगी, मास्टर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विक्टिम्स, हमारे पीड़ित नहीं बनेंगे, हमारे गुलाम नहीं बनेंगे, हमारे मास्टर्स बन जाएंगे। बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इंसान जो है उसने बहुत सारा अपना समय किसके ऊपर बिता दिया है, लुकिंग आफ्टर यानी कि देखभाल करना। वेटिंग डैश मशीन्स, वेटिंग फ्रॉम मशीन्स से हम वेट नहीं कर रहे हैं, वेटिंग इनटू नहीं आएगा, उसके अंदर हम वेट नहीं कर रहे हैं, अंडर उसके नीचे हम वेट नहीं कर रहे हैं। वेटिंग अपॉन का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है किसी की सेवा करना। तो हम मशीन्स की ऑलरेडी बहुत केयर करते हैं, सेवा करते हैं, फ़ोन को क्लीन करते हैं, गाड़ियां हैं तो उनकी सर्विसिंग करवाते हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह की सर्विसिंग कराते हैं, लैपटॉप्स की क्लीनिंग करवाते हैं। उसके अंदर डीप क्लीनिंग होती है लैपटॉप्स की। एक तो क्लीनिंग होगी कि बाहर की सरफेस आपने साफ कर दी, और डीप क्लीनिंग का मतलब कि आपने अंदर से, उसके अंदर से वायरस वगैरह निकलवा दी, तो उनकी देखभाल करना। सो ऑप्शन डी, वेटिंग अपॉन मशीन्स। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। तो उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया जाना चाहिए, गेव या गिवन या गिव्स या गिव। तो यहाँ पे आएगा एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी गिवन इज करेक्ट। given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an dash temperature। outdated मतलब जो पुराना हो चुका है। optional मतलब आपकी मर्जी है, करना चाहो या नहीं करना चाहो, ठीक है, ऑप्शनल। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है बड़ा ही आशावादी। और ऑप्टिमम मतलब कि एक अधिकतम स्थिति जहां तक हम पहुंच सके ना, कि हाँ ये सबसे एम्बिएंट टेम्परेचर है, इससे ज्यादा अगर बढ़ गया, इससे कम हो गया तो वो खराब हो जाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्टिव फॉर्म में हमें अब स्टेटमेंट बतानी है। The thief was being arrested by the police। अब was से पता चल रहा है पास की घटना है, being से पता चल रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। तो thief क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। was being arrested क्या है हमारा, arrested क्या है हमारा, वर्ब है, ओके। और किसके द्वारा, the police, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। तो जब हमने उस चेंज करना है इसका फॉर्म, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, the police was, being की जगह क्या आ जाएगा, अरेस्ट, आगे ing। सो अरेस्टिंग, किसको अरेस्ट करी थी, द थीफ। द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, कंप्लीट हो चुका है टास्क। तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अगेन कंप्लीट हो चुका है टास्क। पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ, तो अगेन टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 सालों का जो एक अंतराल होता है उसको बोला जाता है डेकेड। क्या बोला जाता है, डेकेड, ठीक है। फोर्टनाइट, 14 days का जो गैप होता है ना चांद के निकलने का और रोशनी बढ़ने और घटने का, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। डेकेड 10 सालों का जो गैप होता है। सेंचुरी 100 सालों का। और मिलेनियम यानी कि 1000 सालों का, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी डेकेड इज करेक्ट। Nevertheless, sound health, economic security and mental satisfaction are desired by all। बोल रहे हैं जो भी है, हालांकि जो अच्छी हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मेंटल सेटिस्फैक्शन यानी कि आपके मन को संतुष्टि मिले, ये हर कोई चाहता है। A change that is conducive to happiness may be termed as progress। एक ऐसा परिवर्तन जिससे कि हैप्पीनेस हमें मिल सके, उसको हम शायद क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। बट
डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग इंसान को अलग अलग चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती है। किसी को महंगी गाड़ी में हैप्पीनेस मिलती है, महंगी घड़ियों में हैप्पीनेस मिलती है, किसी को फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करके हैप्पीनेस मिलती है, किसी को शौक होता है महंगे कपड़े, लग्जरियस ब्रांड्स पहनने का, किसी को शौक होता है बस परिवार के साथ में एक कप चाय बैठ के पी ले। ठीक है, तो हर एक की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है और उनकी खुश कर सकने वाली चीज़ें भी अलग है। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ये बी स्टेटमेंट है, इसी से मेल खाता हुआ हमारा सी स्टेटमेंट है, यानी कि बी स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट कर रहा है सी स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे चर्चा करी हैप्पीनेस की, फिर बताया कि लोगों की परिभाषा हैप्पीनेस की अलग होती है, यानी कि बी के बाद में सी आएगा। एक और चीज़ हमें पता चल रही है कि ए स्टेटमेंट जो है, जो कि स्टार्ट हो रहा है नेवरथलेस, तो नेवरथलेस से जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन डी जो है हटा देते हैं। सी स्टार्ट हो रहा है बट से, तो बट भी पहले कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसी का आप बट बता रहे हैं ना, कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बता रहे हैं, तो यानी कि सी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो सी दिया भी नहीं हो। डी आ रहा है सो से, सो इफ अ चेंज, तो सो यानी कि कंक्लूजन की बात आ रही है, तो कंक्लूजन भी हमारा पहले फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बी, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन सी में आ रहा है, और हमें पता चल गया कि बी के बाद में सी आएगा। यहाँ पे बी के बाद में डी आ रहा है, एलिमिनेट कर दो, बी सी ए डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, सो इफ अ चेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ। अब हमें सो से पता चल गया कि सो जो है वो हमारा फाइनल स्टेटमेंट आएगा कि अगर कोई चेंज हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है इन फैक्टर्स में, इट इज प्रोग्रेस, तो वही क्या है, प्रोग्रेस है। तो डी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा, बी सी आ गया, डी लास्ट स्टेटमेंट, ए बीच में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है एक छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, अ सीक्रेट एनिमी, क्योंकि सांप जो है अगर घास में छुपा है तो उसको देखना मुश्किल है, वैसे ही हमारा दुश्मन जो है वो छुपा हुआ है तो हम उसको नहीं पता लगा सकते। डिफिकल्ट टू फाइंड, अ वेल विशर, अ गुड फ्रेंड, अ सीक्रेट एनिमी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो एलिगेंट, एलिगेंट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही शालीन कोई व्यक्ति है ना, सहज वाला, सूझबूझ वाला, सलीके से काम करने वाला। फ्लैशी, चमकदार हुआ। ओके, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है एकदम तार्किक बात करने वाला, जो चीज़ हकीकत में हो सकती है, ये नहीं कि ख्याली पुलाव बनाते रहे, वैसा नहीं। तो वो प्रैक्टिकल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग क्या होता है, PRACTICAL, प्रैक्टिकल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जो किसी भी तरफ बेंड हो जाए, झुक जाए, परिवर्तित हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रैक्टिकल, जिसकी स्पेलिंग है इनकरेक्ट। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, कोई अपने देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल होने चला गया, उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, प्रवासी, फॉरेनर। फॉरेनर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आया है, तो जैसे कि हम अगर उनके देश में किसी दूसरे देश में चल जाएंगे तो हम उनके लिए फॉरेनर हो जाएंगे। नेटिव, नेटिव मतलब जो स्थानीय नागरिक है। एमिग्रेंट यानी कि वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने गया है। टूरिस्ट, टूरिस्ट जो घूमने फिरने गया है, वो अपने देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है। सो ऑप्शन सी एमिग्रेंट इज करेक्ट। अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। परजुएशन, परजुएशन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हमने अभी जो पैसेज पढ़ा है ना, उसमें भी हमने देखा कि वो जो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े ही दिखावटी रूप से कहाँ गए थे, वो गए थे टर्की की यात्रा पे गए थे, राइट। तो वो क्या है, ऑस्टेंटेशियसली, तो यहाँ पे क्या है, ऑस्टेन, इतना तो स्पेलिंग पार्ट करेक्ट है, OSTENTATION, ऑस्टेंशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Prime Minister along with
other ministers have left for America. बोल रहे हैं प्रधानमंत्री अपने बाकी सहयोगी मंत्रियों के साथ में अमेरिका की यात्रा के लिए जा चुके हैं. तो अब यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल कोई एरर है वो फाइंड आउट करना है. अब देखो द प्राइम मिनिस्टर, तो बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, और अलोंग विद अदर मिनिस्टर्स ये चाहे प्लूरल में है बट ये सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सिंगुलर है. तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, हैव लेफ्ट की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. तो क्या होना चाहिए, हैज लेफ्ट. क्या होना चाहिए, हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका. तो प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे फॉर अमेरिका हैव लेफ्ट की जगह हैज लेफ्ट. ऑप्शन बी में एरर है. पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, किसी चीज का होना, रिग्रेट होना. ठीक है, तो इसका सिनोनिम चाहिए हमें एडमिरेशन मतलब किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना. मिजरी मतलब दुख. पेशेंस मतलब सांत्वना रखना, धैर्य रखना, और धैर्य रखना. रिपेंटेंस का मतलब पश्चाताप. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट. विशियस का मतलब बड़ा ही दुष्ट. तो इसका एंटोनिम हमें चाहिए बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक. सिंफुल अगेन दोषी, पापी. अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण. और वर्चुअस मतलब बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही अच्छा कोई चीज हो. तो विशियस मतलब खतरनाक, पापी, दुष्ट, और वर्चुअस मतलब धार्मिक. सो ऑप्शन डी इज द एंटोनिम फॉर विशियस. कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ. आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, मैं इसे तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा. तो ए और बी तो इंटरलिंक्ड है, ए के बाद में बी आएगा. ये क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ, मैं तुम्हें अगले हफ्ते लौटा दूंगा. आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं जंगल सफारी जा रहा हूँ कल. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दिस डेज. क्यों, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इन दिनों में जंगल बड़ा ही खूबसूरत होता है. तो ये पता चल गया कि सी जो है वो डी के साथ में लिंक्ड है, सी के बाद में डी आएगा. अब उसने कैमरा क्यों मांगा, क्योंकि वो जा रहा है जंगल सफारी के लिए. तो पहले वो बताएगा ना कि मैं कल जंगल सफारी जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जंगल बड़ा खूबसूरत है इन दिनों में, तो क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ, मैं तुम्हें अगले हफ्ते लौटा दूंगा. सो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी डी ए बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ही डैश अ हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब बड़ा ही घृणात्मक, बड़ा ही घिनौना. तो ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम. ही हैपेंड मतलब कोई चीज हो जाना. अकर्ड अगेन कोई चीज हुई. मेड बनाना किस चीज का, और कमिटेड मतलब करना. तो उसने एक बड़ा ही घृणित काम किया है, क्राइम किया है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑन शैंक्स मेयर मतलब होता है पैदल यात्रा करना. ऑन अ लायन शेर के ऊपर नहीं है. ऑन एन एलिफेंट ऑन फुट यानी कि पैदल यात्रा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, एक जरूरतमंद इंसान ने मुझसे मदद की गुहार लगाई. ठीक है, तो अ मैन इन नीड, वो जरूरतमंद था और उसने मदद की गुहार लगाई. इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना. आप लोग फिर यही सवाल पूछ रहे हो कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी. पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाइए. लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्लॉज टेस्ट के अंदर में उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं. 21 तक तो उनके मार्क्स आ जा रहे हैं, 25 में से आउट ऑफ 25 21 तक सही हो जा रहे हैं, बट उसके बाद में क्लॉज टेस्ट में परेशानी आ रही है. तो क्लॉज टेस्ट देखो, पहले अगर तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, तो कोई परेशानी नहीं होगी. आप स्टेटमेंट चेक करोगे कि मिसिंग पार्ट क्या एक वर्ब है. अगर वर्ब है तो फर्स्ट ऑप्शन वर्ब है, आपने टिक कर दिया. लेकिन जब सारे के सारे वर्ब हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और मिसिंग पार्ट भी वर्ब है, तो आपको वर्ड मीनिंग्स होने चाहिए पता.
और ये पता होना चाहिए कि जो आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट, उसके अंदर में क्या फिट इन होगा, ठीक है, और क्यों होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, वो कैब याद करके। वो कैब आप कहाँ से याद करोगे, पीडीएफ से। तो पीडीएफ डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी है। आप पीडीएफ के बिना इसको अटेम्प्ट मत किया करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं पढ़ाती रहूँगी, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ नहीं रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप पीडीएफ ज़रूर सॉल्व करो खुद से, ठीक है। वो कैब को ज़रूर दिन में 3 बार, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, नए हो, तो एक वो कैब को, एक पीडीएफ को आप 3 बार पढ़ो, उस वो कैब को 3 बार पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।